हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा बात की थी कोलाबरेटर जीन्स के बारे में, डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में। हमने उनके रेशियो की बात की थी कि कैसे मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो की मॉडिफाइड फॉर्म हमें वहां पे मिली थी। कोलाबरेटर जीन का जो रेशियो था वो सेम था मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो के। उनके एग्जाम्पल्स की हमने बात की थी। आज हम लोग बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक कौन सा है? प्लियोट्रोपी। कौन सा टॉपिक है बेटा? प्लियोट्रोपी। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्लियोट्रोपी के बारे में। प्लियोट्रोपी के जो एग्जाम्पल्स है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लियोट्रोपी के बारे में कि प्लियोट्रोपी होता क्या है, तो बेटा प्लियोट्रोपी होता क्या है अगर हम बात करें तो प्लियोट्रोपी होता है व्हेन वन जीन इज कंट्रोलिंग या फिर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। जब एक जीन, अब तक हमने बात की थी एक जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि हमने बात की टोल एंड ड्वार्फ की, तो कैपिटल टी है वो टोल को कर रहा था और स्मॉल टी है वो ड्वार्फ कंडीशन को कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, मतलब एक जो हमने जैसे कि हाइट ली हमने प्लांट की, अब तक की बात कर रही हूं मैं, प्लियोट्रोपी के बारे में बात नहीं कर रही बेटा, ये मैं अब तक की बात कर रही हूं। जैसे हमने प्लांट की हाइट ली थी, कैपिटल टी इज टोल एंड स्मॉल टी इज ड्वार्फ, ये कंडीशन ली थी हमने। तो ये जीन तो एक ही है लेकिन उसकी 2 एलेलिक फॉर्म्स है। तो एक जीन हाइट का एक जीन एक सिंगल ट्रेट को शो कर रहा है। किस ट्रेट को शो कर रहा है बेटा? कैपिटल टी किसको शो कर रहा है? हाइट को। लेकिन प्लियोट्रोपी में क्या है, जब एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? प्लियोट्रोपी। और वो जीन्स जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये कंट्रोल कराने के लिए, वो जीन्स क्या कहलाते हैं बेटा? प्लियोट्रोपिक जीन्स। जो जीन्स है जो प्लियोट्रोपी कराते हैं मेनली, वो जीन्स क्या कहलाते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन्स। और प्लियोट्रोपी क्या होगा बेटा? व्हेन वन जीन इज कंट्रोलिंग फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो व्हेन वन जीन अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर या वन ट्रेट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो बेटा। या फिर रेस्पॉन्सिबल, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ गई प्लियोट्रोपी क्या होता है? जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को, एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग करने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? प्लियोट्रोपी। उसको आप क्या बोलोगे बेटा? प्लियोट्रोपी। ठीक है, व्हेन सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? प्लियोट्रोपी। देखो, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो बेटा एग्जाम्पल ही क्या है? सबसे बेसिक है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो जेनेटिक्स में जितना आपने अब तक क्रोसिस के बारे में बात की है, मेंडेलियन रेशियो के बारे में बात की थी, उसके बाद आपने जो इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में बात की थी, तो आपने ये चीज नोट की होगी कि आपको जब आप उसका क्रॉस बनाते हो, जब आप उसके एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करते हो, तो ज्यादा अच्छे से वो चीज क्लियर होती है। ठीक है, तो प्लियोट्रोपी भी क्या है उसका हम एग्जाम्पल लेंगे, जिसके बेसिस पे आपको प्लियोट्रोपी की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्या होगी? क्लियर होगी। तो देखो बेटा, इसके काफी एग्जाम्पल्स है, तो जो हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे और एक दो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल है बेटा, इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है बेटा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि एक डिजीज है। ठीक है, डिजीज ही पढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स। सेकंड है सिकल सेल अनीमिया। क्या है बेटा? सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, थर्ड है कार्टाजिनोर सिंड्रोम। कार्टाजिनर्स सिंड्रोम। फोर्थ है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक
फिब्रोसिस। ठीक है बेटा, इन एग्जाम्पल्स के बारे में, ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन ट्रेट्स को। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है। तो हम एग्जाम्पल की मेनली बात करेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया की और सिकल सेल अनीमिया की। इन दो एग्जाम्पल्स को बेटा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो हम बात करते हैं बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम बेटा, फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज है जिसमें यूरिन जो है, यूरिन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है बेटा, मेनली ब्लैकिश कलर आने लग जाता है। अब वो क्यों आता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो देखो, फिनाइल एलानिन, आपने अमीनो एसिड्स के बारे में बात की होगी। तो फिनाइल एलानिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। क्या है बेटा, एक फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है टायरोसिन अमीनो एसिड में। टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड भी डिफरेंट होते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। तो फिनाइल एलानिन भी टायरोसिन भी दोनों किस टाइप के अमीनो एसिड्स है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है बेटा, क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। अब फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट जो करता है वो एक एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है बेटा, एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जो टायरोसिन अमीनो एसिड है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेलानिन पिगमेंट के लिए। किसके लिए बेटा, मेलानिन पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए, जो मेनली अपनी स्किन में पाया जाता है, जो अपनी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई बॉडी में तो अपनी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, लेकिन अगर मेलानिन की कमी कम हुई, मतलब कंसंट्रेशन कम हुई, अमाउंट कम हुई बॉडी में, तो कलर कैसा रहता है, फेयर रहता है, व्हाइट रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो हमने बात की है। अब हम बात करते हैं इस फिनाइलकीटोन्यूरिया कंडीशन के बारे में कि इस कंडीशन में क्या होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल में, मतलब पर्सन में, जो पर्सन है उसमें ये जो एंजाइम है ये एब्सेंट होता है। जिसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया कंडीशन है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द लैक या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम इन देयर बॉडी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम। ये एंजाइम क्या रहता है बेटा, उस पर्सन में एब्सेंट रहता है। ठीक है, डेफिशिएंट रहता है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है किसी पर्सन की बॉडी में, तो उसका फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड है वो टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिनाइल एलानिन है या फिर फिनाइल एलानिन की अदर फॉर्म्स है, अदर फॉर्म्स में जैसे अगर मैं बात करूं फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं फिनाइल एलानिन ही हो गया। ठीक है, तो या फिर इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स, इनसे रिलेटेड कुछ सब्सटेंसेस, वो क्या होंगे, यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से जो यूरिन का कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लैक कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है ये मेनली किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से क्या हुआ, फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज हुई। ठीक है,
तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि फिनाइल एलालीन है वो एक्सक्रीट होने लग जाएगा बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल एलालीन या फिर फिनाइल पायरुविक एसिड या फिर फिनाइल एलालीन के अदर रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उन फॉर्म में रिलीज होने लग जाएगा, एक्सक्रीट होने लग जाएगा बॉडी से। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हुई। सेकंड क्या हुआ, फिनाइल कीटोन्यूरिया में कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो पर्सन है जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है वो मेंटली रिटार्ड भी हो जाता है। क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन आ जाती है, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन आ जाती है। ठीक है, डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। अब फिनाइल एलानिन को फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं मिला तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और टायरोसिन अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन पिगमेंट बनेगा ही नहीं तो बॉडी में मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाएगी, मेलानिन पिगमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है स्किन का, और हेयर्स को भी प्रॉपर पिगमेंटेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा वो बंदा, और दूसरा डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, जो पिगमेंटेशन है हेयर का और स्किन का वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टायरोसिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात समझ में आई। तो इसमें क्या हुआ, एक जीन मतलब एक जीन ही हुआ, एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक से ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, एक से ज्यादा ट्रेट्स को इफेक्ट कर रहा है कि फर्स्ट तो फिनाइल एलानिन और उसके अदर कंपाउंड्स यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन हो जाएगा। सिर्फ एक एंजाइम की वजह से, एक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से इतनी सारी कंडीशंस हो रही है। ठीक है, तो एक सिंगल एंजाइम बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अपनी बॉडी में बहुत सारे टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। अब काफी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जो उनका प्रोडक्ट बना है वो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूजफुल हो जाता है। अब कोई एक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट किसी दूसरी रिएक्शन का इनिशियल कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी में बहुत सारे टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ठीक है, वहां से आप प्लियोट्रोपी के और भी काफी एग्जांपल्स ले सकते हो। मैंने आपको 4 बेसिक एग्जांपल्स बताए हैं जो मेनली एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, हमने बात कर ली फिनाइल कीटोन्यूरिया की। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में कि सिकल सेल अनीमिया है वो कैसे इफेक्ट करता है, वो कैसे प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है। तो सेकंड हम बात करते हैं बेटा सिकल सेल अनीमिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, सिकल सेल अनीमिया के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें सिकल सेल अनीमिया के बारे में तो बेटा आपने बात सुनी होगी हीमोग्लोबिन, आपने टर्म सुनी हुई होगी। ठीक है, आप काफी पहले पढ़ लेते हो हीमोग्लोबिन के बारे में। तो आपने बात करी होगी हीमोग्लोबिन, जिसको HB से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। हीमोग्लोबिन 2 टाइप से, 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट इज द हीम एंड सेकंड इज द ग्लोबिन। हीम कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, और ग्लोबिन प्रोटीनिशियस पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसमें है, ग्लोबिन पार्ट में, जो प्रोटीनिशियस पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है, जो प्रोटीनिशियस पार्ट है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। टोटल कितनी हो गई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई। तो 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब क्या होता है, इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में आउट ऑफ 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इन 1 बीटा
चेन देयर इज ए पॉइंट म्यूटेशन अकर। क्या होती है? एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। वो कैसे होती है? देखो, आउट ऑफ 2 बीटा चेन्स in one chain there is point mutation occurs। 2 बीटा चेन में से एक बीटा चेन में क्या हो जाती है? पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया डिजीज अराइज होती है। तो अगर बात करें सिकल सेल अनीमिया डिजीज, तो ये क्यों हुई? इट इज कोज्ड ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, वो पॉइंट म्यूटेशन किसमें? बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में। अब वो पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, किस पॉइंट में चेंज आता है, किस पॉइंट में म्यूटेशन आता है, अगर उसकी बात करें बेटा, तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिकल सेल अनीमिया के बारे में, तो सिकल सेल अनीमिया एक कैसी डिजीज है? इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जब आप बात करोगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, तो वहां पे आप इनके बारे में बात करोगे कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, इन सब के बारे में आप बात करोगे। तो ये कौन सी जो सिकल सेल अनीमिया है, ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा चेन है उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मतलब अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसमें हम बात करेंगे कहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन आया, क्या पॉइंट म्यूटेशन आया, उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या चेंजेज हुए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चैन लेते हैं सबसे पहले हम, कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक यहाँ पे बना देती हूं मैं, सो ऑन। ठीक है, आगे ये किसकी कंडीशन ली हमने? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। अब ये इसमें क्या प्रेजेंट है? मेनली बेटा अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड कौन कौन से, अगर मैं बात करूं तो ये चेन तो कितनी हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन, आगे भी। लेकिन हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, तो हमने सिर्फ इतना ही बनाया है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हम बात करते हैं, तो फर्स्ट अमीनो एसिड है वैलिन, सेकंड इज द हिस्टीडीन, थर्ड इज द ल्यूसिन, फोर्थ इज द थ्रियोनिन, फिफ्थ इज द प्रोलिन, सिक्स्थ इज द ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेवंथ में भी क्या आएगा? ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड। तो ये कंडीशन किसकी हुई? नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की, कि बीटा चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। बेटा ये कि ये फर्स्ट पोजीशन पे वैलिन ही होता है, सेकंड पे हिस्टिडीन ही होता है, जब तक कोई म्यूटेशन, कोई चेंज या कोई डिफेक्ट ना आए। तो ये ही सीरीज होती है चेन्स की, अमीनो एसिड्स की, बीटा चेन की। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अब जो इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? सिकल सेल अनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल अनीमिया की जो कंडीशन है हम उसको लेते हैं। उसमें आपने लिया फर्स्ट, सेकंड, सेवंथ, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड। अब देखो बेटा क्या होती है, एट द सिक्स्थ पोजीशन इन सिकल सेल अनीमिया, HB और ऊपर मैंने लगा दिया स्मॉल s। सिकल सेल अनीमिया को कंडीशन को बेटा हम ऐसे डिनोट करते हैं।
तो जो नीचे वाली ये जो मैंने चेन बनाई है ये किसकी है, सिकल सेल अनीमिया की, और ऊपर वाली किसकी थी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। तो देखो और जो कंडीशंस है और जो अमीनो एसिड्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ, ये तो क्या रहेंगे, एंड सो ऑन, ये तो क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। बट एट सिक्स्थ पोजीशन जो ग्लूटामिक एसिड है या जो ग्लूटामेट है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द अनदर अमाइनो एसिड। इसी वजह से हम बोलते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन, कि एक पॉइंट के ऊपर क्या आया है, म्यूटेशन हुआ है, एक पॉइंट पे चेंज हुआ है, जिसकी वजह से डिजीज कोज हो गई सिकल सेल अनीमिया। तो ठीक है, तो वो जो चेंज आया है सिक्स्थ पोजीशन पे, वो क्या चेंज आया है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट है वो किस अनदर अमाइनो एसिड से रिप्लेस हुआ है, वो कौन से अमाइनो एसिड से रिप्लेस होता है बेटा, वैलिन। किससे होता है, वैलिन। तो ये कंडीशन आप याद रखना कि एट द सिक्स्थ पोजीशन इन सिकल सेल अनीमिया द ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ बेटा, जो ग्लूटामेट था वो वैलिन में कन्वर्ट हो गया एट द सिक्स्थ पोजीशन। ये बात याद रखोगे आप, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड दैट इज द वैलिन। ठीक है, ये डिफेक्ट आया जिसकी वजह से ये पॉइंट म्यूटेशन हुआ सिक्स्थ पोजीशन में, जिसकी वजह से क्या अक्कर हुआ बेटा, सिकल सेल अनीमिया। क्या हुआ, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, आ गई बात कंडीशन आपको समझ में। अब हमने ये बात की कि सिकल सेल अनीमिया क्यों होता है, किस पॉइंट म्यूटेशन से होता है, उसका रीजन क्या है, कहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है, ये बारे में बात की हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सिकल सेल अनीमिया है उसके रिजल्ट्स क्या क्या है, उसकी वजह से क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सिकल सेल अनीमिया में आपने 2 कंडीशंस पढ़ी। फर्स्ट इज दी चेंज या फिर सिक्स्थ पोजीशन पे क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ एक तो। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपने क्या पढ़ी, जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो गया वैलिन में। तो आपने ये 2 कंडीशंस देखी सिकल सेल अनीमिया में कि सिकल सेल अनीमिया में क्या क्या हुआ। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के रिजल्ट्स क्या क्या है, उनकी वजह से क्या क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया। रिजल्ट्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया, याद रखना बेटा, SCA सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या क्या है, देखो सबसे फर्स्ट रिजल्ट तो है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेज, क्या बोल सकते हो, अल्टर्ड। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो सिकल सेल अनीमिया की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया। जब अमीनो एसिड में चेंज आ गया तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, अल्टर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या आया, स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो गया, वो अल्टर्ड हो गया। देखो बेटा, नॉर्मली आपको पता होगा, आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा होगा, बीच में Fe प्रेजेंट होता है, आयरन 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है, उस बेसिस पे 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, बट अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, चेंज आ गया, ऑल्टर हो गया, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये कैरी कर पा रहा था, 4 मॉलिक्यूल्स को मेनली, वो अब उतना कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, डू नॉट कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो सेकंड रिजल्ट क्या होगा भाई, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, तो जो आरबीसीज की जो शेप है वो चेंज होगी। वो कैसे होगी बेटा, देखो नॉर्मल जो स्फेरिकल जो शेप होती है आरबीसी की, या फिर आप बात करते हो जो बाई कनकेव शेप होती है, ठीक है, आरबीसी की शेप होती है नॉर्मली ये। अब क्या होगा, ड्यू टू दी सिकल सेल अनीमिया आरबीसी की जो शेप है
वो सिकल शेप्ड हो जाएगी। किस शेप्ड हो जाएगी बेटा? सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी आरबीसी की। ठीक है, कैसी हो जाएगी? सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होगा। अब देखो, अब ये आरबीसी की स्ट्रक्चर देखो, ये देखो और इसको देखो। अब ये जो आरबीसी की स्ट्रक्चर है ये ज्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन कर सकती है, ठीक है, तो और ये कम हीमोग्लोबिन कंटेन कर सकती है। तो अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो ऑक्सीजन भी अच्छे से कैरी कर पाएगा, ऑक्सीजन भी अच्छे से मतलब अपने आप से बाइंड कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन की अमाउंट ही कम होगी तो वो प्रॉपरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ भी बाइंड नहीं कर पाएगा। तो चेंज इन आरबीसीज होने से, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज होने से क्या हुआ कि जो सिकल शेप्ड आरबीसीज थी उनमें क्या हुआ, जो ऑक्सीजन को कंटेन करने की जो कैपेसिटी थी हीमोग्लोबिन की वो भी कम हो गई और हीमोग्लोबिन की अमाउंट भी कम हो गई। लेकिन जो नॉर्मल आरबीसीज थी उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट क्या थी? ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू सिकल शेप्ड आरबीसीज। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हुए, ये दो रिजल्ट्स आए सिकल सेल एनीमिया के। तो देखो बेटा, डिजीज एक है, चेंज एक जगह हुआ 6th पोजीशन पे, लेकिन उसकी वजह से कितने सारे इफेक्ट्स हुए, कितने सारे आपको, कितने सारे ट्रेड्स को, कितने सारे डिजीज को इसने क्या किया? अफेक्ट किया। तो एक सिंगल चेंज या सिंगल जीन या सिंगल एंजाइम या सिंगल अमीनो एसिड क्या कर रहा है? एक से ज्यादा ट्रेट को, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल हुआ। आ गई इतनी बात आपको समझ में? अब देखो, कुछ कंडीशंस लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे बेटा। तो मैं फर्स्ट कंडीशन लेती हूँ। फर्स्ट कंडीशन मैंने ली HbA, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको HbA से डिनोट करते हैं। HbA, 2 एलिल्स पाए जाएंगे एक जीन के, ठीक है, तो 2 एलिल्स है एक जीन के, HbA, दोनों क्या है? नॉर्मल है। तो ये जो पर्सन होगा ये क्या होगा? नॉर्मल होगा, जिसमें ये कंडीशन होगी। सेकंड है HbS, तो HbA की जो कंडीशन होगी उसमें तो सब नॉर्मल होगा, 2 अल्फा चेन्स होंगी, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, उनमें सेम जो हीमोग्लोबिन, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर है वो रहेगा। लेकिन अगर HbS एलील की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट नहीं बोल सकते, रिप्लेस हो जाएगा किसमें? वैलिन में। किसमें हो जाएगा बेटा? वैलिन अमाइनो एसिड में। तो इसलिए ये क्या कोज कर सकता है? सिकल सेल एनीमिया। कौन सी डिजीज कोज कर सकता है बेटा? ये सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये डिजीज कोज कर सकता है। थर्ड अगर मैं कंडीशन लूं तो थर्ड कंडीशन आएगी HbS। देखो, इसमें भी क्या होगा? सिकल सेल्स कंडीशन है, ये भी सिकल सेल कंडीशन है। तो जो ये जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल होगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मर जाएगा। बिकॉज बोथ जीन्स आर म्यूटेटेड, क्योंकि इसमें दोनों जीन्स क्या हो गए? म्यूटेटेड हो गए, तो उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं रही। तो ये क्या होगा? डू नॉट सर्वाइव, जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस लिया आपने कि कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होंगे जिसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल जिंदा रहेगा या मर जाएगा या कैसी कंडीशन होगी। तो देखो बेटा, ये जो कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया, ये जो जीनोटाइप है HbA HbS, जिसमें नॉर्मल फॉर्म भी है और अफेक्टेड फॉर्म या म्यूटेटेड फॉर्म भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये जो इंडिविजुअल्स है जिसमें ये जीनोटाइप है, ये जो इंडिविजुअल्स है ये रेजिस्ट रहते हैं टू मलेरिया, रेजिस्टेंस टू मलेरिया डिजीज। रेजिस्टेंस कैसे रहते हैं मलेरिया डिजीज की? अगर मैं बात करूं कि ये रेजिस्ट रहते हैं मलेरिया डिजीज से, वो कैसे? देखो, इसकी एक तो है HbA नॉर्मल कंडीशन, एक क्या है? सिकल सेल एनीमिया कंडीशन। तो जो इनकी जो आरबीसीज की शेप है वो ऐसी हो जाएगी, सिकल शेप्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो इनमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सिकल शेप्ड है, इनमें रहने की जो मलेरियल पैरासाइट है वो इनमें नहीं रह सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है इनमें रहने की। ठीक है, क्योंकि इनकी शेप ही देखो कैसी है, इनमें नहीं रह सकते, इनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो इनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते तो ड्यू टू दिस जीन क्या रहते हैं? ये इंडिविजुअल्स रेजिस्ट रहते हैं टू मलेरियल डिजीज, मतलब मलेरिया डिजीज है ये इनको
इनको इफेक्ट नहीं करती जल्दी से। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया की आपको बात समझ में आई बेटा कि कैसे एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इतने सारे कैरेक्टर्स या इतने सारे ट्रेड्स अफेक्ट हो रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की चेंज स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई, आरबीसी की स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट शो कर रहे हैं सिर्फ एक चेंज की वजह से। तो ये बेटा बात की हमने प्लियोट्रोपी के बारे में कि कैसे सिंगल जीन है वो इन्फ्लुएंस करता है मोर देन वन ट्रेट या मोर देन वन कैरेक्टर को। तो इससे आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।